तो गुड इवनिंग बेटा। आज स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। लॉज ऑफ मोशन, पहला क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स है क्या। ओके, हाँ, व्हाट इज फोर्स। ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होता है और शुरुआत ऑलमोस्ट उसी वे में होती है। ठीक, तो फोर्स की जब आप बात करते हैं तो फोर्स इज सिंपली पुश और पुल। या तो पुश आप कह सकते हैं या पुल कह सकते हैं। फाइन, सो पुश और पुल। अच्छा, फोर्स करता क्या है। फोर्स कॉजेज चेंज इन मोशन। फोर्स कॉजेज चेंज इन मोशन। कई बार एक स्टेटमेंट दे देते हैं, फोर्स कॉजेज मोशन। आपको बताना है, दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं। फोर्स लिख लीजिए, फोर्स कॉजेज मोशन। हाँ जी, और ऊपर तो मैं आपको पढ़ा ही रहा था, फोर्स कॉजेज चेंज इन मोशन, ये मैंने आपको लिखाया था। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। अब हम मोशन पढ़ के आ रहे हैं बेटा, मोशन इन अ प्लेन भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ओके। फोर्स कॉजेज मोशन इज इनकरेक्ट। चलिए देख लेते हैं। भाई मान लीजिए आप किसी बॉडी पे जो पहले से मोशन में, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा। ये आपके पास एक बॉडी है, मास m u स्पीड से जा रही है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, क्या होगा। ये u स्पीड से चलती रहेगी। ओके, और इसमें मोशन तो है, तो फोर्स मोशन के लिए कहां जरूरी है। मोशन तो बिना फोर्स के भी हो सकता है। हाँ, आपको इस मोशन को चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको इस मोशन को अगर चेंज करना है तो फोर्स की जरूरत है। जहां पे कॉन्सेप्ट आया था किसका, एक्सेलरेशन का। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो कोई फोर्स है ही नहीं। बात समझ में आई। ठीक है, हाँ, बट ये तब है जब हमारी बॉडी का मास फिक्स है। अभी आगे इस पे डिटेल में बात करेंगे। अब बेटा जब आप फोर्स की बात करते हैं तो हाँ, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम लेंगे उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, कुछ हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं। ऑब्जेक्ट होगा, इसकी जो डायमेंशंस होंगी, हाँ, डायमेंशंस आर लार्ज इन कंपैरिजन टू एटम। प्लीज ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स लॉ जब हम अप्लाई करेंगे, लॉज ऑफ मोशन की जब हम बात करेंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका जो शेप साइज आप कहेंगे ना, वो, हाँ बिल्कुल, उसकी जो डायमेंशंस होंगी वो एटम की तरह नहीं होगा। एटम में ये चीजें नहीं लगेंगी, वहां के लॉज डिफरेंट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, और फिर दूसरी चीज स्पीड। बेटा ध्यान रखिएगा, आपकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से काफी कम हो। तो आप बिल्कुल यहां पे लिख दीजिए मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, आप चाहें तो किलोमीटर पर सेकंड कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, 10⁻7 मीटर पर सेकंड, वो वाली वेलोसिटीज नहीं चलेंगी, क्योंकि आप लाइट की स्पीड के क्लोज जाने लगेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इससे ऊपर नहीं। वैसे इतनी ज्यादा डील ही नहीं करेंगे आप। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हो गई, इतनी भी डील नहीं करते, बट यहां तक आप कर सकते हैं। फाइन, ओके। तो अब जल्दी से एक फोर्स की डेफिनेशन लिख लें।
हाँ, जो अभी 9th में पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं. सो फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स इज अ पुश और पुल which tries to change or changes. ये चीज का ध्यान रखना बेटा, जरूरी नहीं कि ये हमेशा चेंज कर दे, ये ट्राई करेगा. हाँ, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. फोर्स इज अ पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज और चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. और ये सेकंड पार्ट आया, चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. ठीक है, बिल्कुल. तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ी थी बात. अब यहां पे 2 पॉइंट आपके आए. एक तो आपने कहा चेंज और चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन, यानी कोई बॉडी रेस्ट पे है वो मोशन में आ गई, कोई बॉडी मोशन में है वो रेस्ट पे आ गई, किसी की स्पीड चेंज हो गई, किसी की डायरेक्शन चेंज हो गई. ओके, तो ये मोशन में चेंज हो गया, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो गया. और दूसरा ये है कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आया. आपके हाथ में एक स्पॉन्ज बॉल थी, आपने उस पर फोर्स लगाया और उसका शेप चेंज हो गया. फाइन. तो यहां पे सबसे पहले आपने पढ़े थे टाइप ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन किया गया था. हाँ, एक तो आपने कहा था बैलेंस्ड, याद आया, बैलेंस्ड फोर्सेस. और दूसरा आपने कहा था अनबैलेंस्ड फोर्सेस. एक बैलेंस कहा था, एक अनबैलेंस कहा था. बैलेंस्ड फोर्स साइज को चेंज करता है. किसको चेंज करता है? साइज को, शेप को. साइज एंड शेप कह सकते हैं आप. ठीक है. और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या करते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस मोमेंटम को चेंज करते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्सेस मोमेंटम. और मोमेंटम में भी क्लियरली लिखना चाहें तो लीनियर मोमेंटम. अभी शुरुआत करेंगे तो इसी की बात करेंगे पहले. व्हाट इज दिस लीनियर मोमेंटम? थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है पहले, एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अब हमने वेक्टर पढ़ लिया है. तो एक क्लासिफिकेशन ये था जिसमें हमने पढ़े थे बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक, बहुत जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, मैंने इसमें फोर्सेस लगाए, दो साइड से फोर्स लगाए, इधर 10 न्यूटन का, इधर भी 10 न्यूटन का. क्लियर है? ये कैसे फोर्स हो गए? ये बैलेंस्ड फोर्स हो गए, बैलेंस्ड फोर्सेस. फाइन. तो बैलेंस फोर्सेस के लिए आप कह सकते हैं, अब आपने वेक्टर पढ़ लिया, एफ नेट अगर 0 है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. फोर्सेस लग रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो आपको 0 वैल्यू दे रहा है. 3 वेक्टर 4 वेक्टर का सम अगर 0 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बेटा? बैलेंस्ड फोर्सेस. बात समझ में आई? ओके. अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास देखिएगा दो फोर्सेस हैं. एक है 15 न्यूटन का और एक है 10 न्यूटन का. हाँ जी, क्या लगता है आपको एफ नेट कितना हो गया? अगर वेक्टर की बात करेंगे तो आप कहेंगे 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आई कैप. भाई डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी ना. आप ईस्ट वेस्ट भी कुछ कह सकते हैं भाई, डायरेक्शन दिखा के उधर की, इधर की साइड ईस्ट है. क्लियर हो रहा है? यस. तो यहां पर एफ नेट 0 नहीं है. एफ नेट नॉट इक्वल टू 0. मैंने आपको दो फोर्सेस दिखाए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, 10 12 15 कितने भी फोर्सेस लग सकते हैं. फाइन, बहुत बढ़िया. तो इस केस में क्या होगा? देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अगर किसी ने यह कहा कि सर ये अनबैलेंस्ड है, इसमें कोई गलती नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस आप कहेंगे, बिल्कुल सही है. लेकिन एक चीज का बेटा हमेशा ध्यान रखना कि इसमें एक बैलेंस्ड पोर्शन है
और एक अनबैलेंस्ड पोर्शन है। देखिए मैं इस फोर्सेस को ब्रेक कर रहा हूं। मैंने इस फोर्स को ब्रेक किया 10 न्यूटन में और 5 न्यूटन में, कर सकता हूं। और इधर से फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने 15 न्यूटन और 10 न्यूटन के फोर्स दो साइड से लगाए थे। अब मैंने आपसे कहा ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये इसका है बैलेंस्ड पोर्शन। हाँ, ये सारी चीजें बेटा क्लास 9th में आपने पढ़ी हैं, बट जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए है। तो ये बैलेंस पोर्शन जो है ये आपका क्या चेंज करेगा? शेप को चेंज करेगा। बात समझ में आई? और जो आपके पास 5 न्यूटन का अनबैलेंस्ड पोर्शन है, ये आपके हाँ लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगा। लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगा, या आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। बात समझ में आई? लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं या स्टेट ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो अगर आपके पास दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं और वो अनबैलेंस्ड हैं, तो उसमें पक्का है कि कुछ अनबैलेंस पोर्शन होगा, कुछ बैलेंस पोर्शन होगा। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और, मान लीजिए मैंने कहा आपसे आपके पास एक वॉल है, एक वॉल है और आपने इसमें कोई फोर्स लगाया, लेट से अगेन 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा? हाँ, वॉल जब बढ़िया वॉल है, कंक्रीट वॉल है आपके पास, क्या शेप चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 10 न्यूटन का फोर्स है, हाथ ऐसे करके खड़े हो गए आप, कुछ नहीं होगा वॉल को। ठीक है। क्या वॉल में कोई मोशन आएगा? नहीं आएगा। तो क्या वॉल में कोई फोर्स नहीं लगा? समझिएगा बेटा, यहां पर क्या हो रहा है कि एक फोर्स तो आप लगा रहे हैं, ये ग्राउंड के साथ फिक्स है वॉल। हाँ, फाउंडेशन के साथ ना ये फिक्स की हुई है आपने। तो ये पोर्शन आप पे एक फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। ओके, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके दिखा देता हूं। ठीक। तो आपके पास जो फोर्सेस हैं वो कैसे हो गई? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ठीक। और इस वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो आपके लगाए फोर्स से ज्यादा है। तो हमने आपको एक टर्म लिखाया, ट्राइज टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी। कोशिश कर रहा है, जरूरी नहीं आप चेंज कर लो। हाँ, आप स्पॉन्ज बॉल को दबाएंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन आप आयरन बॉल को हाथ से प्रेस करने लगेंगे तो उसका शेप थोड़ी चेंज कर लेंगे, लेकिन फोर्स तो आप लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये थे आपके बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बेटा फोर्सेस बहुत टाइप के हैं, लेकिन जनरली जिन फोर्सेस को हम पढ़ेंगे पहले, एक ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स। ठीक, जिसमें आप मोशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स, एनर्जी, इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स में जो फोर्सेस जनरली आते हैं, उन फोर्सेस को मैं आपको पहले लिखा दे रहा हूं और इनको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिक्स में जो फर्स्ट फोर्स हम देखेंगे वो है हमारा वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, वेट। सेकेंड फोर्स जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, ये सारे फोर्सेस अगर आपको समझ में आ गए तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। थर्ड चैप्टर, इसमें से काफी कुछ आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन अब क्योंकि हमने वेक्टर पढ़ लिया, थर्ड फोर्स फ्रिक्शन। ठीक है। फोर्थ फोर्स हम पढ़ेंगे जिसे आप कहते हैं टेंशन। और फिफ्थ फोर्स आपके पास है स्प्रिंग फोर्स। तो ये 5 फोर्सेस आपको याद रखने हैं जो मैकेनिक्स में आएंगे।
ठीक। अच्छा, आप में से कुछ लोग वो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की भी बात कर रहे थे, तो वो भी मैं आपको यहीं पे समझा दूं। इसमें बेटा जो वेट है वो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसके लिए किसी भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। बाकी 4 फोर्सेस जो हम पढ़ेंगे वो कांटेक्ट फोर्सेस होंगे। कांटेक्ट फोर्स मतलब इनके लिए कांटेक्ट की जरूरत होगी। अभी डिटेल में इनको आगे समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों कांटेक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। इसके अलावा जो फोर्सेस हैं जिन्हें हम 11th में ही पढ़ेंगे, आगे मैकेनिक्स में नहीं, अलग चैप्टर में, उनमें पहला आपका आएगा, हाँ, आप इसे कहते हैं अपथ्रस्ट। ये आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था। ये है फोर्स ड्यू टू फ्लूइड। ठीक है, अपथ्रस्ट आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप एक और फोर्स पढ़ेंगे फ्लूइड में ही, और वो आपका कहलाएगा विस्कस फोर्स। हाँ जी, विस्कस फोर्स। जनरली ये आपका, ये भी फ्लूइड के लिए है, और ये आपका होता है ड्रैग फोर्स। इसी को आप कहते हैं ड्रैग। एयर की विस्कोसिटी से एयर ड्रैग मिलेगा, वाटर की विस्कोसिटी से वाटर ड्रैग मिलेगा। ठीक है, ओके। 6th 7th ये 2 फोर्सेस समझ में आए आपको। इसके अलावा फिर 12th में चलेंगे, और 12th में हम पढ़ेंगे, हाँ, एक फोर्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक यहां पे और लिख लीजिए, 8th नंबर में एक और लिख लीजिए, 11th में ही। 8th में यहां पर हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। हाँ, सरफेस टेंशन। एक्चुअली सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, ये सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा। ठीक, ये फ्लूइड की सरफेस का फोर्स है। यस, तो ये 3 फोर्सेस हम फ्लूइड में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स हमारा होगा ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। ठीक, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये आपने पढ़ा है। तो इन पे जो फोर्सेस लगेंगे, और फिर एक फोर्स और हम पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ये सब चीजें आपने क्लास 10th में थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, मैग्नेटिज्म चैप्टर था। ओके, तो ये आपका था ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर है? हाँ, और फिर एक फोर्स और पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज ए न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। तो टोटल 11 फोर्सेस हैं, जिसमें से अभी हमें जो कंसेंट्रेट करना है वो इन 5 फोर्सेस पे करना है। फर्स्ट वन इज वेट, सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड इज फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स। और ये 5 फोर्सेस अगर हमें क्लियर हो गए तो उसके बाद ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ओके बेटा, अब एक बार हम फिर से फोर्स के बारे में बात करते हैं। और हमें पता है फोर्स क्या है, जो हमारे शेप को चेंज कर सकता है या उसकी कोशिश कर सकता है, और साथ में वो लीनियर मोमेंटम को चेंज कर सकता है या उसकी कोशिश कर सकता है। फाइन, ओके। बात आती है कि भाई सबसे पहले एसआई यूनिट क्या है, क्योंकि हमने आपसे कहा था जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम उसकी यूनिट की बात जरूर करेंगे। तो एसआई यूनिट सबको पता है, वो है आपकी न्यूटन। और न्यूटन से आपको ऑनर करने के लिए कही दी गई थी यूनिट। इसका सिंबल है कैपिटल एन। फाइन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। जनरली ऐसा यूनिट ही काम में आती है, सीजीएस नहीं पूछी जाती है। फाइन, ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं डायमेंशन बता दीजिए, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? तो अगर आपको यूनिट पता है तो भी आप लिख सकते हैं, और वैसे आपको याद होनी चाहिए। तो MLT-2, बिल्कुल सही, MLT-2 ये हमारे पास हमारी डायमेंशन होगी। बहुत बढ़िया, क्लियर है? अब बेटा लिखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो जब हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा या डायरेक्शन होगी, तो हम उसे किसी एंगल से, डायरेक्शन को एंगल से या आई कैप जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर हमने पढ़ लिया, अब उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। तो और हम रिफाइन होंगे कि कैसे हमें उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। क्लियर है? अच्छा, कुछ चीजें आपने और पढ़ी थी, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक्चुअल में तो चैप्टर यही है, ठीक। तो थियोरेटिकली अभी बात कर रहे हैं हम, केवल उन्होंने क्या कहा था न्यूटन साहब ने। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट लॉ जो दिया था, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अनलेस अंटिल अ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। राइट? तो लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था वो रेस्ट पे ही रहेगा, एंड एन ऑब्जेक्ट in motion remains in uniform motion without change in direction। ये लिखना जरूरी है बेटा, without change in direction इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, ठीक। So an object at rest remains at rest, and an object in motion remains in uniform motion unless it experiences a net external force। फाइन, ये आपका फर्स्ट लॉ था, और आप सिंपली कह सकते हैं समेशन एफ इज इक्वल टू 0 implies that acceleration is equal to 0 implies that v is equal to u if m is constant। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे हमारा अजम्पशन है कि हमारा m जो है, बॉडी जो है वो फिक्स है बॉडी की। हाँ, ये जरूरी है बता देना, ठीक। तो मैथमेटिकली हमने इसको लिखा कि हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं, अगर उनका सम 0 होगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। और एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो आपको पता है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इज सेम एज फाइनल वेलोसिटी, ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा ना डायरेक्शन में चेंज। राइट? ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया था, और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स देखे थे। हाँ, उन एग्जांपल्स पे आप 9th की चीजें थी वो, 11th में नहीं जा रहा हूं मैं। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड के लिए क्या कहा गया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ
linear momentum, rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied. ठीक है, rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied and change takes place. किसमें चेंज हो रहा है? मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में. एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई. जिस डायरेक्शन में फोर्स आपने अप्लाई किया है, चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. बात समझ में आई? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, लीनियर मोमेंटम उस डायरेक्शन में चेंज होगा. अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी. यहां पे एक टर्म आ गया बेटा, लीनियर मोमेंटम. और अगर आपको याद हो तो लीनियर मोमेंटम था p. अब बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे मैं इसे वेक्टर p लिख रहा हूं. आप चाहें तो बिल्कुल इसे लिखिए लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. अब बेटा यहां पे जो मास है ये तो स्केलर है. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. समझ में आया? तो अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम एज वेलोसिटी. देखिए, किसी भी वेक्टर को आप लीनियर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही रहेगा ना. ओके, ठीक है. अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम. SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम. m जो है वो kg हो गया और वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी आ गई kg मीटर पर सेकेंड. जल्दी से मुझे बता दीजिए डायमेंशंस क्या होंगे. डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे तो MLT-1. कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल, इसमें होना भी नहीं चाहिए. अब जरा सी देखिएगा, ठीक है. वो जो लॉ कहा गया वो क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ये है आपका लॉ, ध्यान रखना बेटा, ठीक है. अच्छा, यहीं से और आगे इसको सॉल्व करते हैं. dp बाई dt इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे f. अब क्योंकि न्यूटन साहब बहुत स्मार्ट थे, फिजिक्स का कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां उन्होंने हाथ ना डाला हो. अभी जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या लाइट और क्या हीट, कोई जगह ऐसी नहीं जहां न्यूटन साहब ना घुसे. क्लियर? तो dp बाई dt इज इक्वल टू k इंटू f. और उन्होंने इस k को इस तरह से चूज किया, अपनी यूनिट को इस तरह से चूज किया कि k की वैल्यू आपकी 1 आ गई. हाँ, जो वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन आप कहते हैं, वो इस तरह से चूज किया गया कि आपकी k की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है. तो यहां से आपका जो फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, वो याद रखना है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. स्ट्रेट क्वेश्चन इस पे मिलेंगे आपको. ये मैं आपको दिखा रहा हूं वेक्टर फॉर्म में. ठीक. हाँ, बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. वो बात अलग है अगर ये वन डायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, तो आई कैप दोनों ओर लिखने की जगह आप हटा सकते हैं. क्लियर? अब देखिए F इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर साइन हटा रहा हूं. ठीक है. हाँ, dp बाई dt ऐसे लिख सकता हूं. इफ 1d फोर्स इज देयर. ठीक है.
हाँ, वन डायमेंशनल फोर्स मैंने मान लिया। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में एक ही सिंगल फोर्स लग रहा है अभी, ठीक। F इज इक्वल टू dp बाई dt। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं? P की जगह मैंने लिख दिया mv। हाँ, अब आपकी कहानी शुरू होगी, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है बेटा, ठीक। देखिए, हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था। यहां पर केस 1 लिख रहे हैं। केस 1 में हमने कहा हमारा m जो है वो कांस्टेंट है। जरा इसको इमेजिन कीजिए, m कांस्टेंट होने का मतलब आपके पास कोई ब्लॉक है, आपके पास कोई ब्लॉक है, इसका मास है m, आपने इसमें फोर्स लगाया और इसके कुछ टुकड़े उकड़े टूटे नहीं, ठीक है, इसके मास में कोई चेंज नहीं आया। ये आइडियल कंडीशंस हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका फोर्स, जनरली ब्लॉक पे आप फोर्स लगाते हैं तो आपका m कांस्टेंट हो जाता है। अब जरा देखिए f क्या आया? f इज इक्वल टू, हाँ m कांस्टेंट है बेटा, तो m डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा dv बाई dt। ये लिख दूं? क्लियर है? चलिए आप नो प्रॉब्लम, ये लो वेक्टर लिख लो, क्या फर्क पड़ना है बेटा, ये ले, हाँ वेक्टर में लिख ले। ओके, अच्छा अब क्या हो गया? F इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट अब बेटा ध्यान रखना कि यहां पर वेक्टर फॉर्म में आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। अभी तक आप 1D मोशन की बात कर रहे थे, सो सारे फोर्सेस आपके एक ही डायरेक्शन में लग रहे होते थे, बट अब आपको वेरिएबल फोर्स का भी ध्यान रखना है जब फोर्स वेरी कर रहा हो, ठीक है। हाँ, तो यहां पर एक आपका फॉर्मूला बना, लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ओनली व्हेन m इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आई? अगर m वेरी कर रहा होगा तो कुछ और केस आएगा। देखिए जरा, केस 2 लिख रहा हूं। यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं v इज इक्वल टू कांस्टेंट, m वेरिएबल है। v इज इक्वल टू कांस्टेंट, m वेरिएबल। जरा समझिएगा ये केस कहां होता है। ये आपका रॉकेट का एग्जाम्पल लीजिए बेटा। आपके पास एक रॉकेट है, ठीक है। हाँ, इस रॉकेट में फ्यूल है, ये फ्यूल बर्न किया और इससे गैसेस रिलीज हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मास क्या होगा? रिड्यूसिंग मास होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा, गैसेस रिलीज होती जाएंगी, तो मास क्या हो? कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर से आप लिखेंगे F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अब आपको मैंने क्या दिया? V कांस्टेंट। तो V अगर कांस्टेंट है तो मैं V को क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन से बाहर ले लूंगा और इसको मैं लिखूंगा dm बाई डी टी। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये बना। ये फॉर्मूला कब वैलिड? व्हेन V कांस्टेंट। तो अभी तक आपने F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा था। अब आपने एक केस पढ़ लिया जब वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन मास चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस dm बाई dt को भी एक टर्म लिख लीजिए, दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। किस रेट पे? समझ में आ रहा है? 1 घंटे में 5 किलो कम हो गया मास, 5 kg रिड्यूस कर गया। 1 आवर में 20 kg मास रिड्यूस कर गया, ये रेट हुआ। यूनिट टाइम इंटरवल में इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा आवर में ही करें, आप सेकंड में कीजिए भाई, ऐसा ही यूनिट में डील कर रहे हैं, आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। बट मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि टाइम के साथ मास चेंज होता जाएगा। ओके,
और केस 3 ये सबसे कम आएगा, अभी तो बिल्कुल नहीं आएगा, बट फिर भी नोट कर लेते हैं, कुछ है नहीं ज्यादा। अब केस 3 है m and v both variable, m and v both variable, अगर दोनों वेरी कर रहे हो, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे f इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। वो याद है मैंने आपको प्रोडक्ट रूल कराया था डिफरेंशिएशन में, हाँ अगर याद ना हो तो बिल्कुल यूट्यूब में लेक्चर्स हैं, आप उनको जाके रिवाइज कीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट को एज इट इज लेना था, सेकेंड को डिफरेंशिएट करना। टू फंक्शंस हो गए बेटा, एक फंक्शन आपका m हो गया, एक आपका v हो गया, क्लियर है? यस, एंड देन प्लस ये आपका वेक्टर v कांस्टेंट हो गया dm बाई dt। तो आपके पास एक और डेफिनेशन बनी फोर्स की, जब बोथ वेरिएबल, बोथ m एंड v वेरिएबल या नॉट कांस्टेंट, जो भी आप लिखना चाहें। अब बेटा बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की, ओके। और जब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ कहता है कि एक अगर एक्शन है, एक फोर्स को आपने एक्शन कहा, तो उसका रिएक्शन जरूर होता है, ठीक? हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट केवल इतना लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कई बार गड़बड़ा सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज के साथ इसको लिखा रहा हूं, ठीक है? लिखिएगा, फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction which acts at the same moment, at the सेम मोमेंट। हाँ, इसके लिए टर्म साइमल्टेनियसली भी यूज होता है, बिल्कुल भी डिले नहीं होता। यस, साइमल्टेनियसली। एवरी एक्शन, जैसे आप जनरली बात करते ना कि उसने मुझे मारा, मैंने उसको जाके मारा, एक्शन रिएक्शन हो गया। हाँ नहीं, आप लड़ते नहीं हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं। तो ये आप जनरली एक्शन रिएक्शन कहते हैं, बट फिजिक्स का एक्शन रिएक्शन ये नहीं है कि उसने आपको मारा और आपने उसको मारा। उसने आपको मारा, इसी में एक्शन और रिएक्शन। हाँ, कैसे होगा वो अभी समझेंगे, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली, एक तो ये है, और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा। अगर एक बॉडी पे एक्शन है तो रिएक्शन उस बॉडी पे नहीं लगेगा, दूसरी बॉडी पे लगेगा। मैं आपको खींच रहा हूं, अगर आप इसे एक्शन कहेंगे तो आप मुझे खींच रहे हैं, ये रिएक्शन हो। तो एक में फोर्स आप पे लग रहा है, एक में फोर्स मुझ पे लग रहा है। बात समझ में आई? चलिए एक और चीज आपको दिखाएं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो ब्लॉक हैं, एक बिगर ब्लॉक, एक स्मॉलर ब्लॉक, फाइन। चलिए इनको जरा सी हम लाइन पे लगा देते हैं। एक को हमने नाम दिया 1, दूसरे को हमने नाम दिया 2, ठीक है? 1 2 को सपोज चलिए एक फोर्स और लगाते हैं, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, ये फोर्स हमने लगाया, ये फोर्स हमने लगाया, ठीक है? अब जरा बात कीजिएगा इस सरफेस की, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस आपको दिख रही है, 1 और 2 के बीच में जो सरफेस है, ठीक है? हाँ, मैं इसको यहाँ पे आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूँ, सेपरेट हुए नहीं है, सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ। एक फोर्स बेटा इधर लग रहा होगा,
किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। ये है फोर्स बाय 2, ब्लॉक 2, ठीक है, ऑन 1। ये बात समझ में आई? और अगर मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा दूर करके सेकंड ब्लॉक दिखाऊं, तो एक फोर्स इस पे लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में, हाँ मतलब उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। और ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा? ये होगा फोर्स बाय 1। ये ब्लॉक 1 लगा रहा है किस पे? ऑन ब्लॉक 2। बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हैं ये जो दो फोर्सेस हैं, इसको अगर मैं कहूं एक्शन, तो ये मेरा होगा रिएक्शन। फोर्स 1 ने 2 को प्रेस किया, 2 ने 1 को प्रेस किया। इसको कई बार लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, F12, 1 से 2 की ओर, ठीक है, या फोर्स ऑन 1/2, जैसा भी आप कहना चाहें, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस वे में उसे एक्सप्लेन किया है। दैट इज इक्वल टू माइनस F21। ये समझ में आया? ये हमने वेक्टर में पढ़ा था, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर का ध्यान रखिएगा। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सब हम करेंगे जब हम उन फोर्सेस को समझ लेंगे जो हमारे 5 फोर्सेस हैं, ठीक है। अब उन फोर्सेस की बात करते हैं। तो बेटा जब भी हम किसी फोर्स की बात करेंगे तो कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स कर दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। हाँ, फोर्स को जानने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? तो सबसे पहली चीज तो आपको भाई मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। ओके, सो पहली चीज है मैग्नीट्यूड। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दूसरा, जब भी हम किसी फोर्स की बात करेंगे तो जो हमारे लिए जरूरी है वो होगा डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड, जैसे आपने कहा कि सर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, आपने मुझे मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन आपको यह भी बताना पड़ेगा वो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, वो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, आई कैप में है, किस डायरेक्शन में है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कई बार एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि वो फोर्स लग कहां रहा है, फोर्स लग कहां रहा है, पोजीशन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पर आपने वो फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है जी। 3 पॉइंट्स हो गए। और एक, ये काफी कुछ तो डायरेक्शन से मैच करती है, बट कई बार थोड़ा सा डिफरेंट भी रह जाता है, इसे आप कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। हाँ, आगे बताएंगे जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे कि ये लाइन ऑफ एक्शन कई बार क्यों डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट मतलब वो शिफ्ट कर जाती है, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो वो बात आगे करेंगे। तो 4 चीजें अगर हमें मिल गई तो ज्यादा अच्छा है, बट कम से कम 2 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। कौन कौन? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसके बिना तो फोर्स डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक। हाँ, आपको ये पता चल गया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है और लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, और अच्छी बात, ठीक। बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट फोर्स हमारा है वेट। सबने पढ़ा था क्लास 9th में, weight of a body is the force by which it is pulled by gravity of earth। याद है ना? ओके, तो वेट को, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं W लिख रहा हूं, ठीक। आप F भी लिख सकते हैं। इसको जनरली आप लिखेंगे M इंटू वेक्टर G, M इंटू वेक्टर G। एम जी कहा था ना, अब यहाँ पे G भी वेक्टर, फाइन। ओके, आप चाहें डेफिनेशन तो लिख सकते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी, weight of a body is the force by which
it is pulled by the gravity of earth। ठीक है। हाँ, जब भी आप अर्थ के आसपास हैं, और हम जब भी नॉर्मल केसेस की बात करेंगे, अनलेस अनटिल हम स्पेस में ना चले जाएं, तो हम अर्थ में जो जी लग रहा है दैट इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसी की बात करेंगे, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी डाउनवर्ड होगा। ठीक, तो अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी फोर्स को देखेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, mg। क्लियर, ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा। सेकंड हम बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा बेटा। आप में से कुछ डाउनवर्ड कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो आंसर है वो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी समझा रहा हूं। हाँ, ये लिखा आपने बेटा। देखिए, जब आप अर्थ के रेडियस को कंपेयर करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो पॉइंट मास की तरह होती है, कहीं पे भी हो सकती है अर्थ में, और इस पे जो आपका वेट लगेगा वो मैं आपको रेड कलर से ही दिखा रहा हूं। ये मेरा वेट आया mg। समझ में आया? अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने बॉडी को दूसरी बॉडी ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, यहां कहीं पे रख दिया मैंने, अब आपका वेट डाउनवर्ड नहीं होगा बेटा। अर्थ इसे अपनी ओर खींच रही होगी टुवर्ड सेंटर। ओके, सेंटर में ब्लैक कलर से यहां पे सी लिख दे रहा हूं। बात समझ में आई? ये कब है, जब आपने अर्थ के रेडियस को कवर किया है। बट अगर आपने कहा कि सर हमारा ग्राउंड ये रहा, अर्थ के कर्वेचर की बात हुई नहीं, तो अब आप क्या कहेंगे, जी डाउनवर्ड, जैसा हमने कहा प्रोजेक्टाइल में किया था। और यहां पे आप जी को क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। बात समझ में आई? इस केस में आपका जी वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा ये भी बता दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हम यहां से इस हाइट पर चले गए, ये हाइट अब रेडियस के कंपेरेबल होगी। पॉइंट पी समझ में आ रहा है? तो पॉइंट पी पे जो जी आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वेरिएबल हो जाएगा। बट जब आप क्या बात करेंगे, ग्राउंड को फ्लैट, यानी आपको अर्थ जो है वो कर्व्ड नहीं दिख रही है, इसका मतलब आप अर्थ से बहुत ऊपर हाइट पे नहीं गए हैं, और इस केस में आप जी को क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर आप में से कोई ये लिख रहा है, ये भी करेक्ट है, या आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब लिखना है ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक, मैक्सिमम केसेस में डाउनवर्ड ही आएगा। बट हाँ, अगर अर्थ को राउंड दिखा दिया गया तो फिर डाउनवर्ड मत कहिए। ठीक है जी, ओके। थर्ड पॉइंट था, कोशिश करते हैं इसको समझने की। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वेट लगता कहां पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बेटा, ये आपका लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। एक टर्म अगर आपने सुना हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा वेट एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। ऐसा होता नहीं, वेट तो या मास तो पूरे की पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट फॉर ईज ऑफ अवर कैलकुलेशन हम वो पॉइंट एज्यूम करते हैं जहां पर सारा का सारा वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, ओके। और अब यहां पर हमारा आया लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, तो इसको आप लिख सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। कब लिखना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, जब आपने अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया। अदरवाइज आप ऐसे क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन को क्या लिखेंगे, नॉर्मल। क्या देगा, स्फेयर में या सर्किल में जो पॉइंट सेंटर से पास होता है या जो लाइन सेंटर से पास होती है उसे क्या कहते हैं,
नॉर्मल, ठीक है। तो या आप ये भी लिख सकते हैं, नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर करेगा। ये पासिंग थ्रू सेंटर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दीजिए और क्लियरिटी हो जाएगी आपको, क्योंकि स्फेरिकल बॉडीज में तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, है ना। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये ग्राउंड है और इसमें मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, रेड कलर से आपको एक ब्लॉक दिखा रहा हूं। ओके भाई, तो ग्राउंड के अंदर मत जाओ, बाहर रहो। हाँ, ये है, ठीक है। इसका मास है m। क्लियर। ये ग्राउंड पे मैंने एक ब्लॉक रखा है। आपको अभी बाकी सारे फोर्सेस की चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स की बात करनी है, और वो है वेट। ठीक, वेट कितना लगेगा? mg लगेगा। और किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो आप इसको हमेशा इस तरह से एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए इसका। हाँ, जरूरी नहीं है पॉइंट आपको दिखे वहां पे, और यहाँ पे आप इसको डाउनवर्ड दिखा दीजिए, तो वेट आपका लगेगा mg। इज इट क्लियर? चलिए, अब एक काम करते हैं, इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया हमने। हाँ, ग्राउंड हमारा अभी भी फ्लैट है, लेकिन अब हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया जो किसी एंगल थीटा पर है, और इस पे हमने एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया लाइक दिस। अच्छा, ये तो थोड़े टेढ़े हो गए हैं। ओके, इनको ऊपर ले आए। ओके, इसका मास है m। हाँ जी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ, ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले ली, ठीक है। आपको पता है वेट इस पॉइंट पर, जिसे मैंने C कहा है, यहां पर एक्ट कर रहा होगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जाएगा किधर? जाएगा किधर? mg डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब ये होगा बेटा, ध्यान रखना। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, बोले सर डाउन ना हमने ये बना दिया, ये डाउन नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन है आपका। अर्थ तो ये रही, ठीक है। हाँ, ब्राउन कलर से बना रहा हूं बेटा, ये रही अर्थ। ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकली डाउनवर्ड ब्लैक कलर से दिखाया गया आपको, तो इसको मत बना देना, ब्लू वाले को। समझ में आ गया? और यहां पे आप लिख दीजिए mg। बात समझ में आई कुछ? अच्छा, जब भी ये बनाएंगे तो अब देखिए, इसके कंपोनेंट करने का मेथड यहीं पे आपको सिखा दूं। जनरली आपको इसमें रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। दो एक्सेस आप एक मानते हैं, एक्स इधर और वाई इधर। मैंने आपसे कहा था एक्स और वाई आप किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले ली, एक है पैरेलल टू इंक्लाइन, एक्स इज पैरेलल टू इंक्लाइन। बात समझ में आई? और y है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। इंक्लाइन समझ रहे हैं? वो जो प्लेन दिख रहा है आपको जिसपे वो रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, ए बी नाम है इंक्लाइन प्लेन का। यस, आपने स्कूल की डेस्क देखी होंगी ना, जनरली टिल्टेड रहती है। ओके, अब बेटा समझिएगा, आपके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वे में, ब्लू कलर से, और एक में आपको डिफरेंट कलर यूज करते हैं, चलिए ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं। हाँ, एक मैंने आपको दिखाया ये वाला, दो वेक्टर हैं। कोई डाउट? अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना है? ये तो आपको दिख रहा है 90 है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर रहा हूं आपको और क्लियर हो, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये एंगल
90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ब्लू कलर वाला जो एंगल, ये ब्लू लाइन जो ब्लैक के साथ एंगल बना रही है, ये थीटा हो जाएगा। हाँ, इसको रट लेना, ये इतना यूज में आएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला हमेशा क्या होगा, mg cos थीटा, और ये जो पैरेलल टू इंक्लाइंड है ये क्या होगा, mg sin थीटा। प्लीज बेटा ध्यान रखिएगा, थीटा क्या है, इंक्लाइंड का एंगल किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। फिर से एक बार फिर से देखिए हुआ क्या, मैंने आपसे कहा ये मेरे पास ओके एक वेक्टर मैंने आपको दिखाया ब्लैक कलर से, इसका मैंने आपसे कहा एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये रहा। समझ में आया, किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में स्प्लिट करना जिनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के बराबर हो, इसे आप कहते थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फाइन, अब मैंने आपसे कहा अगर ये एफ है और आपको एंगल ये थीटा दिया हुआ है, क्या याद रखना है, जब भी आप एंगल थीटा की ओर घूमेंगे तो आपका कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा। एंगल की ओर घूमना मतलब समझना बेटा, ये एंगल से लगते लगते घूम गए टुवर्ड्स एंगल, जिधर आपने थीटा दिखाया हुआ है उस थीटा की ओर घूमे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं अवे फ्रॉम एंगल। अवे फ्रॉम एंगल कैसे दिखा रहे हैं, रेड कलर से, ये आप गए अवे फ्रॉम एंगल। अवे फ्रॉम एंगल जाएंगे तो आपका कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा, याद रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो आपको mg दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब आपने उसको टुवर्ड्स थीटा रोटेट किया तो कंपोनेंट क्या आया, एफ की जगह mg आ गया, mg cos थीटा। और जब आपने अवे किया तो क्या आया, mg sin थीटा। तो सपोज हमारे पास एक इंक्लाइन हमें दिया हुआ है, एंगल हमें थीटा दिया हुआ है और इस पे हमने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया लाइक दिस। फाइन, हाँ जी, ये हमने ब्लॉक प्लेस किया है इस पे। इसका मास आपको दिया हुआ है m। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप कहेंगे सर इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये सबसे पहले आपने वेट दिखाना है mg। उसके बाद आप कहेंगे सर इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये एंगल थीटा, जितनी आप प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर आपके पास आ जाएगा, ओके डिफरेंट कलर से दिखा दें इसे, चलिए रेड ले लें। हाँ जी, ये पैरेलल कंपोनेंट आया, ये आपका आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक, तो वेट में अभी आपको इतनी चीजों का ध्यान रखना है, आप फोर्स वेक्टर को कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको चाहिए हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने आपको दिखा दी। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे आपको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिस भी बॉडी के पास मास होगा उसके पास वेट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आज के बाद। हाँ, एनी बॉडी हैविंग मास m हैज अ वेट, और आंख बंद करके आप लिख देंगे mg। क्लियर, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी आपको, वो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। अब ध्यान रखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, कई बार आपको दिया जाएगा लाइट बॉडीज। अगर किसी क्वेश्चन में लाइट बॉडी, लाइट स्ट्रिंग, इस टाइप की चीज लिखी हुई है, इसका मतलब वो मासलेस है।
अब रियलिटी में कोई भी बॉडी मासलेस नहीं होती, बट आप उसे मासलेस एज्यूम करेंगे। बात समझ में आई? और इसका वेट आप क्या लेंगे? 0। तो मासलेस बॉडी या लाइट बॉडीज के वेट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपके पास एक 10 किलो का, हाँ जी, 10 केजी मास का एक ब्लॉक था, और आपने इसे हैंग कर दिया एक 10 ग्राम स्ट्रिंग से। समझ में आ रहा है? तो आपकी जो ये स्ट्रिंग है, ये क्या हो गई? मासलेस इन कंपैरिजन टू दिस 10 केजी मास। 10 ग्राम जो है वो 10 केजी का 1/1000 टाइम्स हो गया ना, तो बहुत छोटा हो गया उससे, तो इसको आप मासलेस कंसिडर कर लेते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो क्योंकि आप अगर पूरा मास लिखेंगे भी तो आप कहेंगे 10.010, ऐसे कहोगे? 10.010 केजी कहोगे ना? हाँ, और 1 ग्राम होगा तो 10.001 केजी कहोगे। तो ये वाला जो पोर्शन है सेकंड वाला, इसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं कि वो मासलेस है उसका मास कुछ, बट आप उसे मासलेस कंसीडर कर लेंगे। तो आज के बाद आपसे ये कहा नहीं जाएगा कि वो मासलेस है, आपसे सिर्फ ये कहा जाएगा कि द बॉडीज आर लाइट। ठीक है? तो बस आपको लाइट बॉडी दिखा नहीं कि आपने उसका मास जो है वो 0 मानना है, उसका वेट भी 0 मानना है। ये क्लियर हो गया? एक और पॉइंट लिखिएगा बेटा, आप कभी मशीन पे खड़े होंगे, वेइंग मशीन है ना? वेइंग मशीन जो वेट आपको बताती है वो आपके वेट mg के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ठीक है? हाँ, तो लिखिएगा वेट मेजर्ड बाय machine is reaction of machine. वो रिएक्शन ऑफ मशीन है। आपको या तो उस पर खड़ा होना पड़ेगा, आप खड़े होंगे तो मशीन प्रेस होगी, उसमें स्प्रिंग लगे होंगे, वो प्रेस होंगे, वो आपको रीडिंग देंगे। तो वो रिएक्शन ऑफ मशीन है। इसीलिए कहते हैं ये मशीन सही काम नहीं कर रही। मशीन सही काम नहीं कर रही मतलब वो वेट नहीं बता रही, यानी वो प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे पा रही है। ठीक? क्या है इसका मतलब? ये जब नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो वेट मेजर्ड बाय मशीन इज रिएक्शन ऑफ मशीन may or may not be equal to your actual weight. बात समझ में आई? mg के बराबर भी हो सकता है और mg से बड़ा भी हो सकता है, mg से कम भी हो सकता है। ये केसेस आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। तो आज यहां पे कंप्लीट करते हैं।